हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू और 10 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एमसीक्यू। और ये फाइल मैं आपको दे चुकी हूँ और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक का क्या मतलब होता है? विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो इन और फ्लो, इसका अपोजिट क्या है? फ्लो। फ्लो क्या होता है? मेजर एट अ मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेविंग, सेविंग्स हमेशा पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होती है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऐसा होता है कि 2 महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, 4 महीने में कितना, 1 साल में कितना, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल, कैपिटल आप हमेशा मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके पास इस टाइम पर कितनी कैपिटल है, राइट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड एट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है। तो सी इज द राइट आंसर। ए बी एंड डी आर फ्लो concept and C is stock concept. Question number 2, which of the following steps should be taken by central bank if there is excessive rise in the foreign exchange rate? देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, इसका क्या मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की सब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसी वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है ना। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा इसको कम करने के लिए? सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स स्टॉक, वो सप्लाई बढ़ा देगा तो प्राइस डाउन आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? ये मैंने आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो इनमें से कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, राइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये भी है, जीडीपी ग्रोथ ये भी है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 3500 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500 देन फिजिकल डेफिसिट इज। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट कितने? 3500। फिजिकल डेफिसिट नहीं पता, इंटरेस्ट पेमेंट 500। ये इधर माइनस में इधर आकर प्लस में आ जाएगा तो फिजिकल डेफिसिट आ गया 4000। क्लियर? Assertion. Question number 5. Assertion is appreciation of domestic currency means a rise in the price of domestic currency. Reason, appreciation leads to increase in exports. पहले तो देखो, appreciation से कभी भी export नहीं बढ़ते। appreciation का क्या मतलब है? appreciation of domestic currency means a rise in the price of domestic currency in terms of foreign currency. ये बिल्कुल सही है। जब आपकी करेंसी का प्राइस बढ़ गया है तो इसका मतलब अब आपकी करेंसी बाहर वालों के लिए महंगी हो गई है ना। तो क्या होगा? और रिलेटिवली बाहर की करेंसी हमारे लिए चीपर हो गई है तो अब हम बाहर का ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे एप्रिसिएशन से, क्योंकि उनकी करेंसी रिलेटिवली हमारे लिए अब चीपर हो गई है। तो इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमारी करेंसी उनके लिए क्या हो गई है? महंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स घटेंगे। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। assertion is true, reason is false. Question number 6, fiscal policies are, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? कितनी बारी बताया हमने, ये बजटरी पॉलिसी है ऑफ द गवर्नमेंट। बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ए में क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ एक्सपेंडिचर पॉलिसी नहीं भाई, फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन दोनों आता है इसके अंदर। द टैक्स पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो सकता है ये, है ना। पॉलिसी तो पॉलिसी रहेगी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एजर्शन, एकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स दैट आर अंडरटेकन ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव। ये तो हमने बहुत बारी किया है। प्रॉफिट मोटिव से कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है? ऑटोनोमस, है ना। प्रॉफिट मोटिव से, इकोनॉमिक मोटिव से कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। accommodating items are undertaken to correct disequilibrium in BOP, ये बिल्कुल सही है। बीओपी में अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको कौन करेक्ट करता है? accommodating items। ठीक है, तो इसका मतलब assertion is false, reason is true। assertion is false, reason is true। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, assertion reason का ये भी, depreciation of domestic currency leads to rise in exports।
अभी ऊपर बताया डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन हो, उससे अगर डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? जैसे ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इसका क्या मतलब है? हमारी करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी की टर्म्स में कम हो रहा है, मतलब उनके लिए हमारी करेंसी रिलेटिवली चीपर हो गई। अगर चीपर हो गई तो अब वो ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही नीचे लिखा है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A. Question number 9. Deficit budget refers to that situation in which the government budget expenditure is. Deficit का मतलब घाटा, घाटा मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसीट्स कम। तो डेफिसिट बजट रेफर टू दैट सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स बजट रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट आपको क्या पता है क्या होता है, किसके बराबर होता है? बोरिंग्स। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स। या फिर उसको हम और तरह से लिखना चाहें तो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग, है ना? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, ये हमने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये कुछ नहीं है, इसको पूरा करना था। माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, है ना? अब ये बन गया आपका फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, डी वाला भी, आफ्टर एडिंग दिस। क्लियर? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस अगली वीडियो में लेंगे। सीधा पहुंचते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 51. इन द 18th सेंचुरी इंडियन विलेजेस वर डैश फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। 18th सेंचुरी में हमारे इंडियन विलेजेस कैसे थे? डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, पुअर या फिर पॉपुलस? तो सेल्फ सफिशिएंट थे इंडियन विलेजेस, है ना? हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, ये हमने क्लास में भी करा है। टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907. Various details about the population of British India were first collected through a census in first census 1881. Question number 54. In 1950, Planning Commission of India was set up with the कौन है chairperson? Prime Minister. What were the intermediaries in the land tenurial system in India known as? तो उन्हें क्या बोलते थे? जागीरदार और मुंशीज नहीं, मुंशी तो नहीं बोलेंगे। जमींदार और मुफ्तीज नहीं, जागीरदार और गोमस्ताज नहीं, जागीरदार और जमींदार बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56. लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज। देखो लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं आए थे, क्यों सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे? आपको पता है 3 लिस्ट होती हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का। मतलब इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा, कौन ध्यान देगा? स्टेट। तो अब स्टेट्स नहीं अच्छे से इसको नहीं करा, इस वजह से लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट कमिटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब आपका काम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे वो कौन से 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए, राइट? क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन? लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब छूट देना, खोल देना, मतलब गिविंग द फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन टू वट एवर दे वॉन्ट, ये है क्या? चलिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन देख लेते हैं। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, गिविंग द फ्रीडम टू ऑल सिटीजन टू डू वट एवर दे वॉन्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये तो हो ही नहीं सकता, हम लिबरल कर रहे हो, गवर्नमेंट के कंट्रोल से छोड़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, ये तो ग्लोबलाइजेशन था, है ना? ये क्या था? ग्लोबलाइजेशन। अब आप कहोगे मैम ए या सी, गिविंग द फ्रीडम टू ऑल सिटीजन टू डू वट एवर दे वांट। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब हम अपनी इकोनॉमी के सेंस में पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक सेंस में।
तो ये क्या हो जाएगा, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। क्योंकि हमने क्या करा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ही लाइसेंस राज चला रखा था, है ना। वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो उनको डी रेगुलेट कर दिया गया था। मतलब अब उनको बहुत कोर इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी लिबरलाइजेशन में, और फिर ये नंबर और भी रिड्यूस कर दिया गया, है ना। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये इसका लिटरल मीनिंग है, और हमें लिटरल मीनिंग नहीं चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से मतलब चाहिए कि जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसमें लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 58, इन 1991 इंडियन नेशनल रुपी वॉज डिवेल्युएटेड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज। 1991 में हमने क्यों डिवेल्युएट किया था अपना इंडियन रुपी, क्योंकि बीओपी क्राइसिस हो गया था, है ना। टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं था। 59, द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिजल्टेड इन, अब इस पॉलिसी से हुआ क्या, डिक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिस्ट पैटर्न टू कैपिटलिस्ट पैटर्न, सी इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, डी इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो क्या हुआ था, ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी, देखो मैं हम पहले कौन सा पैटर्न अडॉप्ट करके बैठे हुए थे, सोशलिस्ट पैटर्न, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट पैटर्न, राइट। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बिल्कुल सही बात है। रीजन, डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है जो लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर है उनको डिस्कार्ड करने का। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री, प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर का भी किया जाता है। तो एजर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।